जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 25 तारीख में, उसकी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं कवर करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के हैं और फोर्थ शिफ्ट और पहली बची है जिसको जल्दी लेके आऊँगा। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे आज के इस मतलब पेपर में, तो उनके डिस्कस करते हैं। आया था थर्ड शिफ्ट में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक बना था 1 अप्रैल 1935 को और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। दोस्तों आरबीआई का जो अधिनियम लाया गया था वो अधिनियम आया था 1934 में। तो 1934 के आरबीआई अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कोलकाता में की गई थी। लेकिन ध्यान रखना, अभी के लिए जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। स्थापना कोलकाता में हुई लेकिन आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक कौन से आयोग की सिफारिश पे बना था। तो दोस्तों हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई है। ये आप याद रखना, पूछा जाता है कि हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे कौन सा भारत में संस्थान बना, तो आरबीआई बना है। दोस्तों आरबीआई जो है ना, इसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसको कहा गया है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आरबीआई जो है ये भारत, पाकिस्तान और म्यांमार, दोस्तों 3 देशों का केंद्रीय बैंक है, रह चुका है। मतलब और यह आपका म्यांमार, भारत, पाकिस्तान और म्यांमार, इन 3 देशों का ये केंद्रीय बैंक है। अभी के लिए वर्तमान में केवल आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, पाकिस्तान का था पहले और म्यांमार का भी था, आप याद रखिएगा। दोस्तों आरबीआई से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आरबीआई का शुभंकर क्या है। दोस्तों आरबीआई का जो शुभंकर आपने देखा होगा, एक तो आपने है उसमें ताड़ का पेड़ के नीचे बंगाल टाइगर, ताड़ का पेड़ के नीचे बंगाल टाइगर, ये आरबीआई का शुभंकर है। ये भी आप याद रखिएगा, बंगाल टाइगर पूछा जाता है इसके बारे में। दोस्तों जो आरबीआई है ना, ये विदेशी मुद्रा का भंडारण भी करता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ये क्या काम करेगा दोस्तों, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। तो पहला क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो ये आप याद रखना, मौद्रिक नीति बनाने का काम आरबीआई का काम है। मौद्रिक नीति में रेपो दर कितनी है, बैंक रेट कितनी है, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना, वो सारी चीज़ इसमें रखी जाती हैं। तो मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है और आरबीआई की मौद्रिक नीति हर 2 महीने के लिए आती है। तो एक साल में कितनी हो गई दोस्तों, हर 2 महीने के लिए, तो एक साल में हो जाएंगी आपकी 6। आरबीआई एक साल में 6 मौद्रिक नीति जारी करता है, आप याद रखना इसके बारे में। और दोस्तों जो आरबीआई है ना, वो 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है, ये आप याद रखिएगा। और 1 रुपये का नोट आरबीआई नहीं छापता, और 1 रुपये का नोट भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो छपवाता है, जिसपे साइन होते हैं हमारे वित्त सचिव के। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, आप याद रखिएगा। तो आरबीआई की स्थापना पूछी गई है 1935। ठीक है, तो 4 जगह नोट छपता है हमारे यहाँ पे। एक देवास में नोट छपता है, और देवास एमपी में है। और एक आपका मैसूर में नोट छपता है, मैसूर आपका कर्नाटक में है। एक नासिक में नोट छपता है आरबीआई का, नासिक महाराष्ट्र में है। और एक सलबोनी पश्चिम बंगाल में है। तो ये 4 जगह नोट छापने के केंद्र हैं, आप याद रखिएगा। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना, भारत की जो करेंसी है, इसमें जो भाषा पैनल होता है, मतलब एक लैंग्वेज का पैनल होता है, तो भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती हैं, तो याद रखना 15 भाषाएं होती हैं। भारत में जो नोट है उसमें भाषा पैनल में कितनी भाषाएं हैं, 15 भाषाएं होती हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी टीसीएस पूछ चुकी है, तो आप इसको रट लेना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये तीसरी शिफ्ट में आया था 25 तारीख की तीसरी शिफ्ट में, छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है। दोस्तों छठ पूजा त्यौहार है बिहार का। तो बिहार का त्यौहार है छठ पूजा, और इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य के साथ साथ देवी उषा, छठी मैया की पूजा भी होती है, छठी मैया की पूजा भी होती है, ये भी आप याद रखिएगा, छठी मैया। तो बिहार का त्यौहार है छठ पूजा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का क्या और कोई त्यौहार है, हाँ बिहुला, ये भी आप याद रखिएगा। बिहुला ये बिहार में होता है, और बिहार में एक मेला लगता है पितृपक्ष मेला बोध गया में लगता है, जो पिंडदान होते हैं आपने देखा होगा। तो पितृपक्ष मेला ये भी आपका बिहार का है। और दोस्तों बिहार में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, और वो है आपका सोनपुर मेला। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर पशु मेला,
सोनपुर पशु मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, कहाँ पे लगता है? तो बिहार में लगता है। याद रखना इसके बारे में, सोनपुर पशु मेला ये बिहार में है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना बिहार के 2 डांस याद रखिएगा। एक जटा जटिन काफ़ी आता है एग्जाम में, जटा जटिन बहुत आता है एग्जाम में। दूसरा आपसे पूछेगा विदेशिया, तो विदेशिया कहाँ का है? तो विदेशिया भी बिहार का है। और तीसरा आपसे पूछता है झिझिया। जटा जटिन, विदेशिया और झिझिया ये किस राज्य के डांस हैं? दोस्तों झिझिया विझिया ये आपके बिहार के डांस हैं, याद रखना, पूछा जाता है। बिहार के राज्यपाल याद रखिएगा फागू चौहान, ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं पूछा बिहार के बारे में। तो फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान, ये आप याद रखना। क्लियर। चलिए, तो छठ पूजा बिहार। अगला प्रश्न ये बिहार का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों कबड्डी के खेल में मैदान में कितने खिलाड़ी आते हैं? तो 7 आते हैं। देखो टोटल खिलाड़ी जो होते हैं कबड्डी की टीम में वो होते हैं 12, लेकिन मैदान में कितने आते हैं? तो 7 आते हैं, याद रखिएगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कबड्डी के खेल की अवधि कितनी होती है? दोस्तों कबड्डी के खेल की अवधि होती है 40 मिनट, 40 मिनट। और रेडर को इसमें कितना समय दिया जाता है? 30 सेकंड दिया जाता है। रेडर को 30 सेकंड का समय दिया जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और बांग्लादेश में इसे हुड्डू कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे हुड्डू कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। 2025 का कबड्डी विश्व होगा, वो होगा इंग्लैंड में। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। दोस्तों आपसे पूछा जाए पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। देखो 1 2 3 4, पोलो 4। अगर आपसे पूछे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल दोस्तों अगर आपको बास्केट तोड़नी है ना तो उस पर आप पंच मार देना। अगर आपको बास्केट तोड़नी है तो आप में पंच मार, पंच मतलब घुसा, तो पंच का मतलब क्या होता है? 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, याद रखिएगा इसके बारे में। एक आपसे पूछेगा बेसबॉल, ये बहुत आता है एग्जाम में। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बेसबॉल में होती है आपकी 9। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आप याद रखिएगा। एक आपसे पूछेगा रग्बी, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। कबड्डी में 7 होते हैं। एक आपसे पूछेगा वाटर पोलो, बहुत आता है दोस्तों वाटर पोलो, स्टार लगा रहा हूँ, रट के जाना। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों वाटर मतलब पानी, और पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है, जो अच्छा पानी है वो 7 होता है। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा इसके बारे में कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7 होती है। बाकी क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजस्थान। और सबसे छोटा पूछता तब दोस्तों सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा, गोवा का एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो दोस्तों 4 राज्य तो आपको याद ही रखने हैं, कौन कौन से? तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश का स्थान आता है, मध्य प्रदेश के बाद में आता है महाराष्ट्र का स्थान, और महाराष्ट्र के बाद में स्थान आता है यूपी। तो ये 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्षेत्रफल की बात हो रही है तो भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये दुनिया का कुल भूभाग का कितना है? 2.4%। दुनिया के कुल भूभाग का 2.4% है, और भारत में दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। ये आप याद रखना कि भारत में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो 17.5% पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान का एक डांस याद रखिएगा, कालबेलिया। कालबेलिया डांस बहुत आता है एग्जाम में और काफ़ी पूछा भी गया है। कालबेलिया डांस को 2010 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त धरोहर में शामिल किया था, ये भी आप याद रखिएगा कि यूनेस्को ने कालबेलिया डांस को कब शामिल किया था? तो 2010 में। तो ये आप याद रखें। राजस्थान का एक डांस और पूछेगा आपसे, और वो डांस आपका घूमर, भील जनजाति घूमर डांस करती है। घूमर डांस कौन सी जनजाति करती है? भील। और एक पूछेगा चरी, चरी, चरी डांस कहाँ का है? तो ये बिहार का है, सॉरी बिहार का नहीं, राजस्थान का। सुईसिनी, सुईसिनी भी आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, सुईसिनी डांस भी आपका राजस्थान का है। आपके 13 ताली पूछ सकता है, 13 ताली, 13 ताली पूछेगा तो राजस्थान का है। और एक बहुत आता है राजस्थान का भवई, भवई कहाँ का है? तो भवई भी राजस्थान का डांस है, याद रखना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और राजस्थान का एक मेला याद रखिएगा, उत्सव, वो है आपका गणगौर उत्सव। राजस्थान में एक त्यौहार होता है गणगौर उत्सव, बहुत आता है एग्जाम में। गणगौर उत्सव जयपुर में होता है, ये गणगौर उत्सव जयपुर। और एक होता है आपका मरु, मरु उत्सव, इसको बोलते हैं डेजर्ट फेस्टिवल। तो मरु उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, जैसलमेर में मरु उत्सव मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसलमेर। और राजस्थान का आपसे पूछा जाएगा राज्यपाल, कौन है राजस्थान का राज्यपाल?
कलराज मिश्र। राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। याद रखना, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आया था कि चोरा चोरी कांड जो था ये किस आंदोलन से संबंधित था? दोस्तों 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी कांड हुआ था। इसमें गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए और कुछ बहुत क्षति भी हुई थी। तो ये जो चोरा चोरी कांड था ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। और दोस्तों ये जो चोरा चोरी कांड है ये कौन से आंदोलन का एक भाग था? तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भाग था। सही जवाब है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु उस दिन हुई थी जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू करने के दौरान जो तिलक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। तो अब फिर क्या हुआ था दोस्तों? तो वो असहयोग आंदोलन जब हो गया तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो अपना असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको बंद कर दिया। चोरा चोरी कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। तो ये आप याद रखिएगा, पूछा जाए आपसे। तो चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। क्लियर हुआ? नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी पूछा गया था आपसे तो हेनरी मोजले। अगर मोजले ऑप्शन में नहीं है तो आप मैंडलिप लगाते। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है मोजले। और मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में जो मतलब तत्वों का आवर्ती गुण है वो किस पर डिपेंड करता है? परमाणु क्रमांक पर। मोजले ने बताया है कि तत्वों का आवर्ती गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी ये 1913 में विकसित की गई थी हेनरी मोजले के द्वारा। याद रखिएगा। और इसमें तत्वों का आवर्ती गुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी पहले किसने बनाई थी तो मेंडलीव ने। पहली आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। ये पूरी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। कितने तत्व हैं दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में? अगर आपसे पूछा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ये आपके 118 तत्व हैं। 118 तत्व हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों आपसे ना 2-3 तत्वों के संकेत पूछता है एग्जाम में, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपको याद रखना है टंगस्टन। दोस्तों टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू होता है। टंगस्टन का संकेत होता है डब्लू। उसके साथ साथ आपसे पूछेगा लेड। लेड का होता है आपका पीबी। लेड का होता है पीबी, ये भी आप याद रखिएगा। और एक पूछता है आपका टिन। टिन का होता है एसएन, ये भी बहुत आता है। और एक आपसे पूछेगा पारा। पारे का होता है एचजी। पारे का एचजी होता है, ये बहुत आता है। ये भी पारे का एचजी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। बाकी सोडियम का आपको पता ही है Na होता है, Na सोडियम। पोटेशियम का K होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है। सही जवाब है हेनरी मोजले। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति के स्थान पे बनी है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। और रुचिरा कंबोज ये भूटान में भारत की राजदूत भी रह चुकी हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि बनने से पहले किस देश में भारत की मतलब कौन थी राजदूत थी? तो भूटान में थी रुचिरा कंबोज। दोस्तों आपसे ना एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों ने इस पे जब साइन किए थे इस पे तब ये बना था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रुचिरा कंबोज। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूएनओ की कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों यूएनओ की 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं में कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी है आपकी, फ्रेंच है आपकी, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, एक रूसी आपसे पूछा जा सकता है, रूसी, और चीनी, चीनी आ सकती है एग्जाम में, और स्पेनिश तथा अरबी। तो ये 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। एक बार दोबारा बता देता हूँ, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, रूसी भाषा, चीनी भाषा, स्पेनिश और अरबी। तो 6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्य करता है। याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप। और मैनहट्टन द्वीप जो है ये न्यूयॉर्क में है।
मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि फिर भूटान में राजदूत कौन है हमारे, तो वो है आपके सुधाकर दलैला। भूटान में राजदूत कौन बने हैं, तो भूटान में राजदूत बने सुधाकर दलैला। रुचिरा कंबोज के स्थान पर भूटान में भारत का राजदूत है सुधाकर दलैला, याद रखिएगा इसके बारे में। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा, सऊदी अरब में भारत का राजदूत कौन बना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरब में भारत का राजदूत कौन बना है, ये कमेंट में लिख के बताइए। एक ऐसा देश जहाँ के पे एक भी नदी नहीं बहती, वो है आपका सऊदी अरब। कौन बना सऊदी अरब में राजदूत, लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये मैंने आपको 20 बार पढ़ाया है। खर्ची पूजा कहाँ का त्यौहार है, दोस्तों खर्ची पूजा त्रिपुरा का त्यौहार है। त्रिपुरा का त्यौहार है खर्ची पूजा, और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिन तक चलता है ये खर्ची पूजा, ये भी आप याद रखिएगा। तो त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा का एक त्यौहार आपसे और पूछेगा, गरिया पूजा। गरिया पूजा कहाँ का त्यौहार है, तो त्रिपुरा का त्यौहार है गरिया पूजा भी, ये भी आप याद रखें। दोस्तों त्रिपुरा का ना एक डांस बहुत आता है आपके एग्जाम में, होजागिरी। होजागिरी कहाँ का डांस है, तो होजागिरी डांस है आपका त्रिपुरा का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका था, और ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने की थी, दोस्तों रेशम मार्ग वो मार्ग था जहाँ से रेशम का व्यापार होता था चीन के साथ में, तो ये भारतीयों के लिए रेशम मार्ग खोला था कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण वंश का राजा है, याद रखना, कुषाण वंश का राजा है। और दोस्तों कनिष्क से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछेगा कि भारत में शक संवत की शुरुआत किसने की थी। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, वो शक संवत पर आधारित है, और शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में, याद रखिएगा। शक संवत कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया 78 ईस्वी, क्योंकि 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था। कुषाण वंश का राजा है कनिष्क। और दोस्तों इसके टाइम में ना, इसको साफ कर देते हैं, चौथी बौद्ध परिषद हुई थी, तो चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के टाइम में हुई थी आपकी, ये भी आप याद रखिएगा। चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, तो ये भी आप याद रखें। और इसी के टाइम पे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कनिष्क के टाइम में एक कला विकसित हुई थी, गांधार कला। तो गांधार कला शैली ये किसकी देन है, तो कनिष्क के टाइम में गांधार कला शैली विकसित हुई है, ये भी आप याद रखें। गांधार कला और मथुरा कला, ठीक है, ये भारतीय और ग्रीक का मिश्रण है, गांधार कला, याद रखिएगा। तो भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने की थी, कनिष्क ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, कनिष्क के ना दरबार में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अश्वघोष, अश्वघोष ये किसके दरबार में थे, तो अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार में थे, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख कौन से भाग में है, तो कौन से भाग में पंचायती राज का उल्लेख है दोस्तों, दोस्तों भाग 9, भाग 9 पंचायती राज का उल्लेख करता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था ये, इसके द्वारा हमने कौन सा भाग ऐड करा, भाग 9 ऐड किया था। तो भाग 9 ऐड करने के बाद भाग में हमने 9 जब ऐड किया तो इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। और कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 243 ए से ओ तक पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। दोस्तों एक आर्टिकल आपसे और पूछा जा सकता है, वो है आपका अनुच्छेद 40, इसमें राज्य को अधिकार दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन करेगा। तो ग्राम पंचायत का गठन करने का जो काम है वो राज्य का है। कौन से आर्टिकल में बात कही गई है, अनुच्छेद 40 में बात कही गई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। तो पंचायती राज, और ये कौन सी अनुसूची है दोस्तों, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ये भी आप याद रखिएगा। पंचायती राज का उल्लेख करते हैं, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, ये भी आप याद रखें। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, छऊ नृत्य से कोई क्वेश्चन था दोस्तों। तो छऊ नृत्य जो है ये 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया। पहला बिंदु तो आप यही याद रखना, ये भारत का अर्धशास्त्रीय नृत्य है। छऊ जो है भारत का अर्धशास्त्रीय नृत्य है, एक नहीं 3 राज्यों में होता है छऊ नृत्य। कौन कौन से दोस्तों, एक होता है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का जो है वो है आपका पुरुलिया छऊ, पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ। एक होता है आपका झारखंड में, झारखंड में होता है सरायकेला छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ। और एक होता है आपका उड़ीसा में, तो उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ, उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ, ये आप याद रखना। तो भारत में एक नहीं 3 राज्यों में, मतलब पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ, और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ। ये जिलों के नाम है, सरायकेला और पुरुलिया और मयूरभंज, ये जिलों के नाम है। तो यहाँ पे छऊ किया जाता है। तो छऊ को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर। अच्छा दोस्तों, छऊ के अतिरिक्त ना आपसे एक डांस और पूछा जा सकता है, और वो डांस है आपका मांच।
मांझ बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो ये आप इसको रट लेना, ये मध्य प्रदेश का डांस है। मांझ कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। एक डांस आपसे लूर बहुत आता है, ये हरियाणा का डांस है, लूर हरियाणा का डांस है लूर, ये भी काफ़ी आता है। और एक आप याद रखिएगा थय्यम, इसको साफ कर देता हूँ, लूर कहाँ का? हरियाणा का। एक थय्यम याद रखिएगा, थय्यम कहाँ का डांस है दोस्तों? थय्यम डांस है आपका केरल का। थय्यम कहाँ का डांस है? तो थय्यम केरल का डांस है, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में, इसको आप रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन था कि भारत में विधान परिषद से एक क्वेश्चन था, मैं ऑप्शन भी बता दूं उसके, तो ऑप्शन में हरियाणा था, पंजाब था और दिल्ली था और एक यूपी था। दोस्तों भारत में 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। विधान परिषद का मतलब जिनकी मतलब विधायिका द्विसदनीय है। तो भारत में 6 राज्यों की विधायिका द्विसदनीय है। ये 6 राज्य कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 राज्य है। देखो अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा 7 है, ये जम्मू कश्मीर को आप स्किप कर सकते हैं, अभी जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में नहीं, लेकिन होगी। देखो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी। तो वर्तमान में ये 6 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर कब होगी ये हम नहीं कह सकते कि कब बनेगी, ठीक है। तो अभी के लिए वर्तमान में ये 6 राज्य हैं, ये आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है अपवाद को छोड़कर, दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, अपवाद को छोड़कर 40 हो सकती है, याद रखना इसके बारे में। और आपसे पूछा जाए कि विधान सभा में कितनी हो सकती है, दोस्तों विधानसभा में कम से कम 60 हो सकते हैं और अधिकतम 500 हो सकते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कोयला प्रेषण। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके, वो हो जाते हैं आपके सेकंड शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन था, कोयला प्रेषण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस ऐप को लॉन्च किया था? दोस्तों जो कोयला प्रेषण की निगरानी को रखने के लिए हमने ऐप लॉन्च किया था, वो था सेवा ऐप। सेवा ऐप, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कोयले की बात हो रही है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना, भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक जगह है नवेली। दोस्तों भारत में सबसे बड़े लिग्नाइट कोयले के भंडार किस राज्य में है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़े लिग्नाइट कोयले के भंडार नवेली में है। नवेली तमिलनाडु में है, याद रखना इसके बारे में। और आपसे क्वेश्चन आएगा कि झरिया, झरिया एक कोयले का क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? तो झरिया दोस्तों झारखंड में है। झरिया झारखंड का कोयले का क्षेत्र है। और एक पूछता है रानीगंज, तो नवेली याद रखना तमिलनाडु में है और लिग्नाइट कोयले के भंडार है। एक आपसे पूछेगा, वो पूछता है पश्चिम बंगाल वाला, रानीगंज, रानीगंज। तो रानीगंज कोयले की खान है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल वही जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जिसकी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि कोयले की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है, तो ABLP, कोयले की सबसे उत्तम किस्म है ABLP, मतलब एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट पीत कोयला, याद रखिएगा इसके बारे में। और कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना जो थी, ये 15वीं जनगणना थी भारत की, और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला यूटी है आपका लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 91.8%, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी है? केरल की। केरल की कितनी है आपकी? लगभग 94%, 93.5 है, 94%। तो केरल के बाद में लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद में स्थान आता है मिजोरम का। तो मिजोरम जो है ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा, इसकी है 91.3% मिजोरम की साक्षरता है। तो आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यूटी में है, तो वो है आपकी लक्षद्वीप की। और उसमें पूछेगा कम, अगर कम पूछे आपसे तो आपको याद रखना है सबसे कम है दादरा नागर हवेली की, याद रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ साक्षरता दर के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों भारत की औसत साक्षरता दर, दोस्तों भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर है औसत, वो है आपकी औसत साक्षरता 74.04। अब इसमें आपको 2 कैटेगरी याद रखनी है। मेल की कितनी है? 82.14। मेल लिटरेसी रेट कितनी है? तो 82.14। फीमेल कितना है दोस्तों? 65.46। फीमेल की कितनी है? 65.46%। अब आपसे पूछेगा इन दोनों का अंतर, कि 2011 की जनगणना में भारत में स्त्री और 80.14 में से 65.46 को हटाएंगे तो आपको मिलेगा 16.68%।
16.68% ये मिलेगा। तो ये आपको रट लेना है कि भारत में साक्षरता दर में कितना अंतर है। तो वो है आपका 16.68% का स्त्री साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर में। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ये तो हो गया आपका इतना। अच्छा, आपसे पूछे कि सबसे कम किस राज्य की साक्षरता दर है। दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की, 63.82%। 63.82% पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर भी सबसे कम है बिहार में। याद रखना इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में साक्षरता दर निकाली जाती है तो कितने आयु के मतलब जनता को शामिल किया जाता है, तो 7 वर्ष की आयु के जनता को इसमें शामिल किया जाता है। टोटल पॉपुलेशन में से 7 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो व्यक्ति उनको शामिल किया जाएगा, और प्लस उनसे किसी भी भाषा में नाम लिखना आना चाहिए, तो वो साक्षर माने जाते हैं। याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की 2011 के अनुसार अपरिष्कृत साक्षरता दर कितनी है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि भारत की अपरिष्कृत साक्षरता दर कितनी थी 2011 में। अपरिष्कृत साक्षरता दर कितनी थी 2011 में, ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया है ऑलरेडी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साक्षरता याद रखना लक्षद्वीप। दोस्तों यहाँ पे आप लक्षद्वीप देख सकते हैं। अब यहाँ से ना क्वेश्चन आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछेगा, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों लक्षद्वीप है अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, मतलब यहाँ पे प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। तो लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्तियों का द्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो ये अरब सागर में स्थित है, प्रवाल द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। अब लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। दोस्तों लक्षद्वीप में द्वीप है 36 द्वीप। लक्षद्वीप का एरिया कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती इसकी राजधानी है कवरत्ती। और दोस्तों लक्षद्वीप का एक डांस आएगा आपके एग्जाम में फिर, और वो है आपका लावा। लावा कहाँ का नृत्य है। दोस्तों लक्षद्वीप का नृत्य है लावा। याद रखिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप का नृत्य है लावा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा मिनी कॉय, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। मिनी कॉय क्वेश्चन आएगा कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनी कॉय। याद रख लेना इसके बारे में, मिनी कॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये आपसे पूछा गया था 2011 के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है यूटी में, वो है लक्षद्वीप। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना पहले तो जाने कब से कब तक रही, 1974 से 1978 तक रही। इस दौरान भारत में किसकी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और जनता पार्टी के पीएम थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। मोरारजी देसाई भारत में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसको 2 देशों का मतलब सर्वोच्च सम्मान मिला नागरिकता के लिए, एक पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान और भारत का भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिला वो थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अपने समय से पहले ही खत्म कर दिया। तो मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी, 1974 से 1978। जनता पार्टी के पीएम है, याद रखिएगा क्योंकि पार्टी आती है एग्जाम में। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका मतलब उद्देश्य क्या है, गरीबी को खत्म करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, पॉवर्टी का अबॉलिशन करना, और हमें जो सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की सारी पंचवर्षीय योजनाओं के मतलब काम लिखे हुए हैं, मतलब कार्यकाल लिखे हुए हैं कब से कब तक रही हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें ग्रोथ रेट थी आपकी 4.7%। तो ये आप याद रखिएगा। 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक लागू हो चुकी हैं, सबको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। दोस्तों मैं बता रहा था मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई जो है ना, इनकी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन भी किया था। कभी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि 44वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया, तो मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। इसके द्वारा हमने जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार को हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया था, फिर उसको संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया, एक कानूनी अधिकार। आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। मोरारजी देसाई सरकार ने ऐसा किया था, याद रखिएगा। तो मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी हैं, जनता पार्टी की सरकार थी, याद रखना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं। दोस्तों वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा। हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, हाई कोर्ट का आर्टिकल 214। हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था, दोस्तों भारत का पहला हाई कोर्ट और ये बना था कलकत्ता में। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था, ठीक है दोस्तों, कलकत्ता। अभी एक क्वेश्चन भी पूछना है आपसे, और ये बना था 1862 में, याद रखिएगा।
तो 25 हाई कोर्ट है, कलकत्ता में पहला हाई कोर्ट बना था, आप याद रखें। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज कितनी है दोस्तों? हाई कोर्ट का जज जो रिटायर होता है वो रिटायर होता है 62 साल में। 62 साल में हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट का कितना? सुप्रीम कोर्ट का 65। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, चलो हाई कोर्ट की बात तो हो गई, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन तो दिल्ली में है, वो तो सबको पता होता है, आलिया भट्ट को भी पता है कि दिल्ली में है। अगर 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 33 + 1, मतलब टोटल संख्या 34 होती है। एक मुख्य न्यायाधीश होंगे जो अभी कौन है? DY चंद्रचूड़ 50वें हैं। और 51वें कौन होंगे? संजीव खन्ना। भारत के 51वें जज होंगे संजीव खन्ना। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन आपसे आपने बताना है कि भारत में गुवाहाटी हाई कोर्ट है दोस्तों। गुवाहाटी हाई कोर्ट में की जो न्याय क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट कितने राज्यों का हाई कोर्ट है। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट कितने राज्यों का हाई कोर्ट लगता है, ठीक है। तो 25 हाई कोर्ट है, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आए कि भारत में कितने रेलवे जोन है, ये क्वेश्चन आ सकता है अब आपके एग्जाम में। तो भारत में 18 रेलवे जोन है, याद रखना इसके बारे में कि भारत में कितने रेलवे जोन है? 18। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए? दोस्तों एक समिति बनी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। और 10 मौलिक कर्तव्य हमने शामिल किए थे, जो हमने कहाँ से लिए थे? USSR से लिए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और इसके लिए हमने एक अनुच्छेद जोड़ा 51A। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगर क्वेश्चन आए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखिएगा इसके बारे में, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसको हम मिनी संविधान भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है दोस्तों, वो है आपका 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 368। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? संविधान में अंक की बिंदी भी जोड़नी है तो हमें संशोधन करना पड़ेगा, और ये प्रावधान हमने लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे संविधान दिवस कब होता है भारत में, तो भारत में संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राउत नाचा कहाँ का डांस है? दोस्तों राउत नाचा डांस है छत्तीसगढ़ का। तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का एक डांस और याद है ना, सेला। एक और याद रखिएगा, पंथी। पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। एक और याद है, गोरमारिया। गोरमारिया डांस कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का ही डांस है गोरमारिया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ, पंडवानी। पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तीजन बाई का नाम भी याद रखिएगा, तीजन बाई, ठीक है। पंडवानी, सेला, राउत नाचा है आपका। तो ये सब त्योहार हैं आपके छत्तीसगढ़ के। सुआ भी होता है छत्तीसगढ़ में, सुआ। सुआ कहाँ का डांस है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का एक त्योहार याद ना, हरेली। हरेली कहाँ का त्योहार है दोस्तों? हरेली तीज, ये छत्तीसगढ़ का त्योहार है, याद रखना इसके बारे में। छत्तीसगढ़ कब बना था? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना था, याद रखना इसके बारे में भी। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। इसकी राजधानी है अटल नगर, याद रखना, अटल नगर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1932 में, नई दिल्ली में। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। क्लियर हुआ? 1932, ये भी आप याद रखना दोस्तों। आपसे ना एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या कौन सा बहिष्कृत हितकरणी सभा ये किसने शुरू की थी? दोस्तों बहिष्कृत हितकरणी सभा शुरू की थी आपकी अंबेडकर के द्वारा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा शुरू की है, ये आप याद रखना। 1924 में इसको शुरू किया गया था। क्लियर? और एक आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है, ये भी आप याद रखें, 1828। और एक आपसे पूछेगा आर्य समाज। आर्य समाज कब बना है दोस्तों? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की। सत्यशोधक समाज बहुत आता है एग्जाम में, तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया है 1873 में। 1873 में, ये आप याद रखना। तो हरिजन सेवक संघ नई दिल्ली। और ये दोस्तों दिल्ली में ना एक चीज़ आपको याद रखेंगे, सार्क देशों का विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सार्क देशों का विश्वविद्यालय नई दिल्ली में ही है।
ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भी दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में। दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है? आम आदमी पार्टी की। नेक्स्ट आपका अटल पेंशन योजना की आयु सीमा क्या है? दोस्तों अटल पेंशन योजना ये शुरू की गई है 2015 में। तो 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई। इसमें आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति अटल पेंशन योजना का पात्र होगा। ये आप देख सकते हैं। इसमें 60 साल की उम्र में आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और पैसे दिए जाते हैं मासिक। 18 से 40 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए, प्लस आपका खाता होना चाहिए और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष। स्टार्टिंग कब हुई थी? 2015 में हुई है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? दोस्तों कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो कोशिका में लवक पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, याद रखना। दोस्तों क्या कोशिका द्रव्य केंद्रक में होता है? क्या कोशिका द्रव्य केंद्रक में होता है? तो गलत, ये आंसर गलत होगा। केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों बात करूं कोशिका की, तो कोशिका का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, याद रखना इसके बारे में। साइटोलॉजी। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में पूछेगा तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका है एग सेल। महिलाओं में होता है एग सेल, जिसको अंडाणु बोलते हैं। और मानव की सबसे छोटी कोशिका वो है आपका स्पर्म। मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है। अच्छा कोशिका जब मिलेगी, मतलब सेल प्लस सेल जब मिलेगी तो क्या बनेगा दोस्तों? सेल प्लस सेल जब मिलेगी तो बनेगा टिश्यू। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलने से ऊतक बनता है, याद रखना इसके बारे में। क्लियर। तो कोशिका लवक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे आरी ग्रांट गोवन। बीसीसीआई कब बना था दोस्तों? बीसीसीआई बना था 1928 में। बीसीसीआई क्रिकेट के लिए संस्था है, तो 1928 में बना। यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम में? बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय दिल्ली में है? नहीं, मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखना इसके बारे में। अब आपसे पूछा जाए कभी कि भारत में जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, खेल प्राधिकरण कब बना था? दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण बना है 1984 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब भारतीय खेल प्राधिकरण 1984। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, भारतीय ओलंपिक संघ कब बना था? दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ बना है 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में बना, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। भारतीय हॉकी संघ, भारतीय हॉकी संघ। दोस्तों भारतीय हॉकी संघ जो बना है, ये बना है आपका 1925 में। और सितंबर 2022 में इसका अध्यक्ष चेंज हो गया है, और वो है आपके दिलीप टर्की। और ये क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में कल हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, या एक दो दिन में पूछ सकता है। तो दिलीप तिर्की ये भारतीय हॉकी संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सितंबर 2022 में, याद रखिएगा आपसे। ठीक है, पूछा जा सकता है दिलीप तिर्की। तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आरी ग्रांट गोवन। एशियाई खेलों में ध्वजवाहक कौन था? दोस्तों एशियाई खेलों में भारत का ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा उद्घाटन समारोह में था, और रानी रामपोल समापन समारोह में थी। ये आप देख सकते हैं, ये नीरज चोपड़ा है आपका, ये आपका नीरज चोपड़ा। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है दोस्तों? एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एशियाई खेलों में भारत ने जो पदक जीते थे वो 15 गोल्ड थे, 24 सिल्वर थे और 30 आपके कांस्य थे। टोटल पदक थे आपके 19, और 19 पदकों के साथ में भारत का स्थान क्या रहा था अभी देखेंगे। 19 पदक भारत ने जीते हैं एशियाई खेलों में। तो यहाँ पे ये पहले तो आप देखें कि एशियन गेम कहाँ पे हुए थे? तो जकार्ता में हुए थे। 22 के कहाँ पे हुए थे? चीन के हांगझो में। 26 के कहाँ होंगे? जापान के नागायो में। जापान के नागोया शहर में 2026 के एशियन गेम खेले जाएंगे, याद रखना इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेडल टैली भी याद रखनी पड़ेगी, ये आपकी मेडल टैली है। दोस्तों भारत का स्थान, आपको मेनली भारत का स्थान याद रखना है कि 69 पदक के साथ भारत कौन से स्थान पर था? तो भारत 8वें स्थान पर था एशियन गेम में। 8वें नंबर पे भारत था। टोटल 69 पदक भारत ने जीते थे, ये आप याद रखना। 15, 24, 30 इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट को इसको आप रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद जो है इसमें 1028 सूक्त लिखी गई हैं।
ऋग्वेद में कितनी सूक्त लिखी गई हैं? तो 1028 सूक्त लिखी गई हैं, याद रखना। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। होत्री, ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित होत्री कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और ऋग्वेद जो है ना, इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आप याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे नया वेद है? सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद सबसे नया वेद है। पूछ लेता है एग्जाम में कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है। और इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में बात की जाती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे यजुर्वेद पूछ सकता है, यजुर्वेद जिसका पंडित अर्धयु होता है, ये भी आप याद रखना। सामवेद, सामवेद भारत में जो संगीत का जनक है वो कौन सा वेद है? सामवेद संगीत का जनक है, ये भी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, क्लियर। कमेंट में लिख के बताइएगा अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? पाणिनि ने लिखी है। दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण थी, किसने लिखी थी? पाणिनि ने। कौन सी भाषा में लिखी है? कमेंट में लिख के बताना है। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? दोस्तों एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.22 गुणा 10 की पावर 23। यहाँ पे दोस्तों 10 की पावर 23 है, ये ऐसा लिखा होगा आपको 1023, लेकिन नहीं, ये 10 की पावर 23 मॉल इनवर्स है आपका, ये लिखा नहीं जाता है इस तरह से घात के रूप में। तो ये आप याद रखना, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? इतना होता है। दोस्तों आपसे है ना एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डॉप्सन क्या होता है? तो डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट होती है। डॉप्सन यूनिट क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कितने लीटर होते हैं एक गैलन में। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न आपसा। तो दोस्तों यही प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो जो मैंने थर्ड और सेकंड शिफ्ट है दोनों के 25 तारीख की जो थर्ड और सेकंड शिफ्ट है उसके मैंने क्वेश्चन जो भी थे आपसे एक साथ डिस्कस किए हैं। तो ये आप सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। दोस्तों मैं आपको ना 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे आपसे ना 2 राज्यपाल संभावित है, मुझे लग रहा है कि पूछ सकता है। एक हरियाणा का राज्यपाल आप रट लेना, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के राज्यपाल हैं, क्वेश्चन आ सकता है इनसे। और एक आपको याद रखना है, हरियाणा के राज्यपाल हो गए बंडारू दत्तात्रेय। एक आपको याद रखना है दोस्तों, वो है आपके हिमाचल। हिमाचल के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं दोस्तों राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर, तो ये नाम भी आपको नहीं भूलना है। हिमाचल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर, क्लियर। और आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल का जो सीएम है, हिमाचल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों नादौन। नादौन सुखविंदर सिंह सुक्खू का विधानसभा क्षेत्र है, याद रखना। हिमाचल में जो सरकार आई है वो कांग्रेस की सरकार आई है, तो वहाँ पे कांग्रेस का सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके विधानसभा क्षेत्र नादौन, याद रखना। तो दोस्तों ये था आपका पूरा एनालिसिस 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का। जल्दी मिलता हूँ आपको पहली शिफ्ट और चौथी शिफ्ट के एनालिसिस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट। रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।